एपिसोड 81 टू 84। इतना बोल वो जाने लगती है कि तभी अद्विक आकृति की कमर को कसकर पकड़ता है और एक बार फिर से उसे खुद से बिल्कुल चिपका लेता है। आकृति खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी और वो बार बार यही बोले जा रही थी, आप मुझे हमेशा परेशान करते हैं, छोड़िए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अभी आकृति बोले ही जा रही थी कि तभी आकृति के गले में अपने दूसरे हाथ डाल उसके चेहरे को खुद के करीब किया और तुरंत उसकी शिकायतों को बंद कर दिया। अद्विक आकृति के लिप्स को अपने लिप्स के बीच कैप्चर कर लिया था और बड़े ही इंटेंस किस करने लगा। आज की रात ही मदहोश कर देने वाली थी। अद्विक बड़े ही शिद्दत से आकृति के होठों को चूम रहा था। आकृति पहले तो कुछ रिएक्ट नहीं करती है, पर अद्विक की किस में खोकर आकृति भी उसका साथ देने लगी। अब दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे। अद्विक के हाथ आकृति की कमर में घूम रहे थे। वह बड़े ही आहिस्ता से आकृति की कमर को सहला रहा था, जिससे आकृति और भी ज्यादा मदहोश हो रही थी। अद्विक अपने एक हाथ को आकृति के कंधे पर ले गया और उसके नाइटी के सटेप को कंधे पर से नीचे गिरा दिया। कुछ सेकंड में आकृति की पहनी हुई रेड कलर की नाइटी फर्श पर पड़ी हुई थी। अब आकृति सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में थी। किस करते हुए ही अद्विक आकृति को उसके कमर से पकड़ हल्का सा लिफ्ट किया, जिससे आकृति के दोनों पैर अद्विक की कमर के इर्द गिर्द लिपट गए। अधिक उसी तरह आकृति को किस करते हुए ही उसे लेकर बेड के पास ले आया। बेड के पास ले जाकर अद्विक आकृति को धीरे से बेड पर लिटा दिया। अद्विक ने अभी भी आकृति के होठों को नहीं छोड़ा था। वह अभी भी उसके लिप्स पर किस किए जा रहा था। वही आकृति भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर बाद अद्विक आकृति के लिप्स को छोड़ा और उसके नेक और कॉलरबोन पर किस करने लगा। वो किस करने के साथ साथ धीरे धीरे बाइट भी कर रहा था, जिससे आकृति के मुंह से सिसकियां निकल रही थी, जो कि अद्विक को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रहे थे। अद्विक के होंठ धीरे धीरे नीचे आया। वो आकृति के क्लीवेज पर अपने होंठ रख वहां पर तेज से बाइट किया, जिससे आकृति ने कसकर बेडशीट को अपने मुट्ठी में जकड़ लिया। अद्विक धीरे से आकृति के कपड़ों के ऊपर से ही उसके उभारों को चूम लिया, जिससे आकृति मचल उठी। फिर अद्विक आकृति के बचे हुए कपड़ों को भी निकाल कर फर्श पर फेंक दिया और वो आकृति के पूरे बॉडी को चूमने लगा। उसके होंठ आकृति के एक एक अंग को चूम रहे थे और उसके हाथ भी आकृति के पूरे बॉडी पर घूम रहे थे। अद्विक आकृति के एक भी पार्टी को नहीं छोड़ रहा था। वही आकृति कांप रही थी और उसके मुंह से रह रहकर सिसकियों की आवाजें निकल रही थी, जो कि उस पूरे रूम में गूंज रहे थे। अद्विक थोड़ी देर के लिए आकृति को छोड़ा और खड़ा होकर अपने कपड़े निकालने लगा। आकृति, जिसकी आंखें बंद थी, वो धीरे से अपनी आंखें खोली और अद्विक को ऐसे कपड़े निकालते देख शर्म के कारण वापस से अपने आंखों को बंद कर ली। उसका पूरा चेहरा इस वक्त कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। उसके चेहरे पर इस वक्त हया की लाली छाई हुई थी। अद्विक ये देख तिरछा मुस्कुराया और वापस से आकृति के ऊपर आकर पहले आकृति के दोनों आंखों को चूम लिया, फिर उसके दोनों गालों को और फिर आकृति के कांपती हुई लिप्स को अपने लिप्स को सहलाया और फिर उसके लिप्स पर किस करने लगा। अद्विक के हाथ अभी भी आकृति के शरीर को घूम रहे थे। अद्विक धीरे धीरे अपने होठों को नीचे लाया और वो आकृति के दोनों उभारों पर अपने होठ रख वहां चूमने लगा, जिससे आकृति को दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि अद्विक बड़े ही एग्रेसिव होकर उसके उभारों को चूम रहा था। आकृति ने दर्द के कारण अपने होठों को भींच ली थी। कुछ ही देर में अद्विक ने आकृति के दोनों उभारों को बुरी तरह से रेड कर दिया था। अद्विक ने अपने नीली नजरों से एक बार आकृति के गोल गोल उभारों को देखा। उन्हें रेड देख अद्विक के होठों पर तिरछी स्माइल आ गए। फिर वो अपने होठों से आकृति के पेट और बेली बटन पर किस करने लगा। वो किस के साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे आकृति आहें भर रही थी। अद्विक के हाथ आकृति के थाई पर गए और वो धीरे धीरे उसके थाई को सहलाने लगा, जिससे आकृति मचल उठी। वो छटपटा रही थी। उसकी छटपटाहट को देख अद्विक की आंखों में चमक से आ गए। फिर अद्विक आकृति के पैर को पकड़कर एक झटके में पलट दिया और अब आकृति की पीठ अद्विक के सामने थी। अद्विक आकृति के बैक पर अपने होंठ रख
वहां पर किस और बाइट करने लगा। वही अद्विक का ऐसा करना आकृति की बेचैनी को और बढ़ा रहे थे। अद्विक के होंठ आकृति के पूरे बैक पर घूम रहे थे। वहीं उसके हाथ पीछे से ही आकृति के उभारे को धीरे धीरे रब कर रहे थे, जिससे आकृति की आहों की आवाज तेज होने लगी थी। कुछ देर बाद अद्विक आकृति को सामने की तरफ किया और वो एक बार फिर से आकृति की लिप्स की तरफ झुकने लगा। आकृति की आंखें बंद थी। अद्विक धीरे से आकृति की लिप्स के करीब अपने लिप्स ले जाकर बुदबुदाया, वाइफी बस थोड़ा पेन होगा पर बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर तुम्हें भी अच्छा महसूस होगा। अद्विक ये सब इसलिए बोल रहा था क्योंकि पिछली बार जब दोनों इंटीमेट हुए थे तब आकृति बेहोश थी, लेकिन इस बार आकृति होश में थी। अद्विक की बातें सुन आकृति अपनी आंखों को खोली और सहमी हुई निगाहों से अद्विक की तरफ देखने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे। वहीं अद्विक आकृति के चेहरे पर डर के भाव देख प्यार से उसकी आंखों को चूम लिया और फिर उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाकर उसे बैट पर प्रेस कर दिया। फिर अद्विक अपने लिप्स को आकृति की लिप्स पर रख उसे किस करने लगा। किस करते हुए ही अद्विक आकृति में समा गया। आकृति को बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था और वो छटपटाने लगी। अद्विक ये देख एक सेकंड के रुका और वो आकृति के चेहरे की तरफ देखने लगा। आकृति की आंखें नम हो गई थी। वो नम आंखों के साथ अद्विक की तरफ देखकर नामे अपने सिर को हिला रही थी। वहीं अद्विक कुछ सेकंड तक रुका रहा और प्यार से आकृति के माथे को चूम कर बोला, शांत हो जाओ वाइफी, बस कुछ सेकंड, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। बिलीव मी वाइफी। आहे नहीं प्लीज, मुझे बहुत पेन हो रहा है। आकृति कराहते हुए अद्विक की तरफ देख रिक्वेस्ट की। तभी अद्विक आकृति के लिप्स पर हल्का सा किस करते हुए बोला, प्लीज वाइफी अब मुझे मत रोको, बिकॉज आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। इतना बोल अद्विक अब आकृति के साथ इंटीमेट होने लगा। आकृति की तेज तेज सिसकियों की आवाजें पूरे रूम में गूंजने लगी। उसकी आंखों के कोने से आंसू की बूंदें टपक रही थी और उसकी पकड़ अद्विक के हाथों पर कस गए थे। वहीं अद्विक कुछ सेकंड तक आकृति की लिप्स पर किस करता रहा और फिर उसके लिप्स को छोड़ उसके नेक और कॉलर बोन को बड़े ही मदहोशी के साथ चूमने लगा। अब तक आकृति को भी थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और वो अब अद्विक को रोक नहीं रही थी। वही अद्विक तो जैसे अब उसको कोई होश ही नहीं था। वो किसी बेलगाम घोड़े की तरह आकृति पर हावी हो गया था। समय के साथ साथ अद्विक वाइल्ड होते जा रहा था, जिससे आकृति को पेन हो रहा था, पर अद्विक था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ घंटे बाद आकृति दर्द से कराहते हुए बोली, प्लीज अब छोड़ दीजिए ना, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। आकृति की बात सुन अद्विक बस सिर हिला दिया, पर वो अभी भी आकृति को नहीं छोड़ा। वो आकृति को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वो अभी भी आकृति में समाया हुआ था। वहीं आकृति ने भी कसकर अद्विक को उसके कंधे को पकड़ लिया। कुछ सेकंड तक रुकने के बाद अद्विक फिर से मूव करने लगा और वो आकृति के साथ इंटीमेट होने लगा। आकृति की सांसों की आवाज एक बार फिर से पूरे रूम में गूंजने लगे। वही राठौड़ मेंशन में अदिति बालकनी में बैठी हुई थी। वो एक तक बस चांद को निहारे जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। वो चांद को देख रही थी, पर उसकी आंखों के सामने वही सब सीन एक एक करके आ रहे थे। रक्षित का उसे किडनैप करवाना, फिर उसके साथ फोर्सफुली शादी करना और उसके साथ ही साथ रक्षित के साथ बिताए। हर एक पल उसके आंखों के सामने एक रील की तरह दिखाई दे रहे थे, जिससे अद्विक की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वही किसी की काली गहरी निगाहें अदिति को एक तक देखे जा रहे थे। वो काफी देर तक इस तरह झूले पर बैठे हुए ही ऊपर चांद की तरफ देखती रहती है। इस तरह देखते हुए ही कब अदिति की आंखें लग जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। उसी समय एक काले रंग की परछाई अदिति की तरफ बढ़ता है। वो परछाई अदिति की बिल्कुल पास पहुंचकर खड़ा हो जाता है और उसकी काली गहरी निगाहें अदिति के चेहरे पर टिक जाते हैं। अदिति की आंखों के कोने से अभी भी आंसू की धारा बह रही थी। ये देख उस परछाई ने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और अदिति के आंसुओं को साफ कर दिया। मुझे नहीं पता था जान कि मेरा ऐसा करना तुम्हें इतना दर्द देगा, वरना मैं कभी भी ऐसा नहीं करता।
पर मैं क्या करूं? मैं भी तो अपने दिल के हाथों मजबूर था। मैं तुम्हें कैसे किसी और का होते हुए देख सकता था? पर तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर बना रहे हैं। और मुझे कमजोर नहीं बनना है जान, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं कमजोर हो गया, तो मैं तुम्हें कैसे पाऊंगा? मुझे तुम चाहिए, वह भी हमेशा हमेशा के लिए। अब तो आप सब समझ ही गए होंगे कि ये परछाई कोई और नहीं रक्षित है। रक्षित धीरे से झुका और अदिति को अपनी गोद में उठा लिया। अदिति नींद में ही रक्षित के गले में अपनी बाहों को डाल दी। फिर रक्षित उसे अपने साथ लेकर रूम में आया और उसे बड़े ही आराम से बेड पर लिटा दिया। फिर वो वही अदिति के बगल में ही लेट गया। वो अदिति की कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लिया। रक्षित अदिति के खूबसूरत चेहरे की तरफ बड़े ही गौर से देखने लगता है। वो पहले अदिति के माथे को, फिर उसके दोनों आंखों को, और फिर उसके होठों पर एक लाइट किस करता है। फिर बड़े ही प्यार से उसके गालों को सहलाता है। रक्षित का एक हाथ अदिति के कमर में थे। वो प्यार से अदिति की कमर को भी सहलाने लगता है। अदिति के बॉडी से आ रही मदहोश कर देने वाली खुशबू रक्षित को बेचैन कर रहे थे। तभी रक्षित तुरंत अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेर लेता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। उफ जान, देखो ना तुमने क्या बना दिया है। अब तुम्हारी करीब भी मुझे पागल होने पर मजबूर कर रहे हैं। पर अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। पर अभी मुझे अपने इस बेचैनी को कम करना है। इतना बोल रक्षित अदिति के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके लिप्स पर धीरे धीरे किस करने लगा। वो बहुत ही सॉफ्टली अदिति की लिप्स पर किस कर रहा था। वो अपने टंग से अदिति के लिप्स को सहलाता है और फिर उसे किसे करने लगता है। कुछ देर बाद रक्षित अदिति के लिप्स को छोड़ता है और उसके बालों के बीच अपने चेहरे को छुपाकर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। कुछ देर बाद रक्षित धीरे धीरे अदिति के कानों को चूमने लगता है। वो खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा था, पर अदिति की करीबियां उसे बेचैन कर रहे थे। तभी अद्विक नींद में ही कममसाने लगी। ये देख रक्षित थोड़ा घबरा गया और वो झट से अपने चेहरे को अदिति से दूर कर दिया। वही अदिति करवट बदलकर फिर से सो जाती है। ये देख रक्षित की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो अपनी आंखें छोटी कर अदिति की बैक को घूरने लगता है। फिर वो अदिति को अपनी तरफ घुमाता है और उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। आप बहुत बुरे हैं मिस्टर कपूर। आई हेट यू मिस्टर कपूर। अदिति नींद में ही बड़बड़ाने लगती है। ये सुनकर तो रक्षित के कान खड़े हो जाते हैं और वह घूर घूर कर अदिति को देखने लगता है। दिस इज नॉट फेयर जान। तुम नींद में भी अपने हस्बैंड को ऐसे बोल रही हो। इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगी। इतना बोल रक्षित अदिति के लिप्स पर हल्का सा बाइट कर देता है, जिससे अदिति नींद में ही सिसक उठती है। अदिति अजीब अजीब सा मुंह बनाने लगती है। ये देख रक्षित की होठों पर स्माइल आ जाते हैं। वो अब धीरे से अदिति के लिप्स पर किस करता है और उसके माथे को चूमकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। मुझे तो नहीं पता था कि मेरी वाइफ कुंभकर्ण की नानी है। खैर, इसमें मेरा ही फायदा है। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए अपने आंखों को बंद कर लेता है। वही शहर से दूर बने एक घर के एक रूम में एक लड़की गुस्से से सारे सामान को यहाँ वहाँ फेंक रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वो पागलों की तरफ अपने बालों को नोच रही थी और बार बार चिल्लाए जा रही थी। कुछ ही देर में उस लड़की ने अपने खूबसूरत से रूम को पूरा कबाड़ा बना दिया था। पूरे रूम में चारों तरफ सारे सामान टूटे हुए बिखरे पड़े थे। वो लड़की गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी आकृति। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। आई विल किल यू, तुम्हें मरना होगा आकृति। इतना बोल वो लड़की तुरंत अपना फोन उठाई और किसी को कॉल की। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से किसी ने कॉल पिक किया तो वो लड़की गुस्से से तेज आवाज में बोली, तुम आखिर कर क्या रही हो? तुमसे एक काम नहीं हो सकता। किसी काम के नहीं हो तुम। तभी दूसरी तरफ से एक आदमी की भारी आवाज उसके कानों में पड़े, अपना दिमाग अपने पास रखो। मेरी ही गलती है जो मैं तुम जैसी बेवकूफ लड़की के साथ हाथ मिलाया। अरे तुम जैसी लड़की तो किसी काम की नहीं, सिर्फ अपने जिस्म की प्यास बुझा रही थी। उस आदमी के कहे शब्दों को सुनकर वो लड़की चिल्लाकर बोली, शट अप, जस्ट शट अप। मैं काम की नहीं हूँ।
या तुम किसी काम की नहीं हो? मैं तो इतने दिनों से उन दोनों को दूर रखी, पर तुम तो उन्हें छू भी नहीं पाए। मारने चले थे ना उन्हें, पर उनको मारना तो दूर, उन पर एक खरोच तक नहीं लगी। खुद को बहुत बड़ा माफिया कहते हो, पर तुम्हें नहीं पता असली माफिया डॉन कौन है। तुम माफिया डॉन बनने के बजाय किसी गली में घूमने वाला छोटा सा मावली बन जाओ, क्योंकि तुम इसी लायक हो। तुम्हें कभी भी वो गद्दी नहीं मिल सकती। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, वरना जो तुम इतना बोल रही हो ना, उन्हें खींचने में मुझे वक्त नहीं लगेगा मिस। मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगना चाहती। वो लड़की गुस्से से चीखते हुए बोली, जिस पर उस लड़के की आवाज आई, तुम्हें मुंह लगाना ही कौन चाहता है? जब इतने साल रिलेशन में रहने के बाद भी तुम जैसी को अद्विक सिंह राठौर ने कभी अपने मुंह नहीं लगाया, तो तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो? मैं तो तुम जैसी लड़कियों को देखना भी पसंद नहीं करता। के इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो तुम जैसी 2 टके की लड़की को अपने मुंह लगाए। इतना बोल के ने तुरंत कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही टीना गुस्से से बौखला उठी। उसने गुस्से से अपना फोन सोफे पर फेंक दिया और वो चिल्लाकर बोला, आह आकृति, ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम्हारे कारण आज अद्विक मुझसे दूर है, और उसके दूर रहने के कारण आज इन जैसे छोटे लोग भी मेरे सामने अपना मुंह खोलने लगे हैं। लेकिन अब और नहीं, ये टीना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो चीज उसका है, वो उसका ही रहेगा। अद्विक मेरा है और मैं उसे वापस से अपना बना कर रहूंगी। इस बार मैं जो करने वाली हूँ, उसके बाद आकृति तुम खुद अद्विक की लाइफ से दूर चली जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए, और फिर अद्विक सिर्फ मेरा होगा। वही के भी अपने फोन को कसकर पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर भी गुस्से के भाव थे। वो अपने भारी आवाज में बोला, राज। राज, जो के का असिस्टेंट था, वो बाहर ही खड़ा था। जैसे ही के की आवाज उसके कानों में गई, वो भागते हुए रूम में आया और डरते हुए बोला, यस बॉस, अभी के अभी इनाया को बुलाओ, आई वॉन्ट हर राइट नाउ। राज जल्दी से अपना सिर हिलाया और बोला, ओके बॉस, और तुरंत ही रूम से बाहर चला गया। राज के जाने के बाद के रूम में इधर से उधर बेचैनी से घूमने लगा। वो अपने शर्ट के बटन खोलने लग गया। उसे बहुत घुटन सा हो रहा था। करीब 10 मिनट बाद रूम का डोर ओपन हुआ और एक लड़की अंदर आई। वो डोर के पास ही चुपचाप खड़ी थी। जैसे ही के की नजर उस लड़की पर गई, वो उसकी तरफ तीखी नजरों से घूर कर देखने लगा और अपने तेज आवाज में बोला, कम हियर। वो लड़की डरते हुए के की तरफ अपने छोटे छोटे कदमों को बढ़ा दी। जैसे ही वो लड़की के बिल्कुल करीब पहुंची, तो के उसके कमर में हाथ डाल एक झटके में उसे अपने तरफ खींच लिया। कहाँ थी तुम सुबह से, मुझे तुम दिखाई नहीं दी। के अपने इंडेक्स फिंगर से उसके चिन के पास ले जाकर उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए उससे पूछा। वो लड़की डर से कांपने लगी और अपनी कांपते हुए आवाज में बोली, वो मैं किसी काम से बाहर गई थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे बाहर मत जाया करो। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और मैं नहीं चाहता किसी की भी नजर तुम पर पड़े, क्योंकि मैं तुम पर किसी और की नजर पड़ने नहीं देना चाहता। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें इनाया? इनाया डरते हुए बस जल्दी से अपने सिर को हिला दी। के उसके गालों पर अपने फिंगर से टैप करते हुए बोला, गुड गर्ल, दोबारा ऐसा ना हो, और अब चलो मुझे जल्दी से खुश कर दो। के की आखिरी लाइन सुन इनाया डर गई। उसके हाथ कांपने लगे थे। वही के की नजर इनाया के होठों पर गए, जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। इनाया के गुलाब की पंखुड़ियों जैसे सॉफ्ट होठों को देख के का दिल मचल उठा, पर अभी के कुछ नहीं कर रहा था। वह बस इनाया को देखे जा रहा था। वही इनाया भी चुपचाप खड़ी थी। तभी के बोला, मैंने तुमसे कुछ कहा है इनाया। इनाया डरते हुए धीरे धीरे के चेहरे की तरफ बढ़ने लगी। के की नजर बस इनाया पर ही टिकी हुई थी। इनाया धीरे से आगे बढ़कर के होठों पर अपने होंठ रख दी। ऐसा करते ही इनाया बुरी तरह से कांप गई। तभी एकदम से के इनाया से दूर हो गया और इनाया को घूर कर देखने लगा। अब इनाया का डर के कारण बुरा हाल था। के कसकर उसके गालों को पकड़ते हुए बोला, ये क्या हरकत है? इतनी दिन हो गए हमें साथ में रहते हुए, पर तुम अभी भी वैसे ही डरती हो। यू आर माई वाइफ।
तुम मेरी वाइफ हो और अपने हस्बैंड को तुम प्यार कर रही हो, किसी अननोन पसंद को नहीं। वाईके की तेज आवाज सुन इनाया बुरी तरह से सहम गई और धीरे से बोली, सर, सॉरी। तुम्हारे इस सॉरी का मैं क्या करूं? सारा मूड ऑफ कर दिया तुमने। अब जाओ यहाँ से तुम। जस्ट गेट लॉस्ट। वाईके इनाया को धक्का देते हुए गुस्से से चिल्ला कर बोला और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ा हो गया। इनाया लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो गई। फिर वो हिम्मत करके आगे बढ़ी और हिम्मत करके वाईके को जाकर पीछे से गले लगा ली। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वाईके गुस्से से इनाया का हाथ झटकने लगा, पर इनाया ने कसकर पकड़ लिया। जब वाईके ने अपने पीठ पर कुछ गिलापन सा महसूस किया, तो वो पीछे मुड़ा और इनाया की तरफ देखा। इनाया की आंखें पूरे आंसुओं से भरी हुई थी। ये देखकर वाईके को और भी गुस्सा आ गया। वो गुस्से से उसके गालों को कसकर दबाते हुए बोला, कितनी बार बोला हूँ, ये सब मेलोड्रामा मेरे सामने मत किया करो। आई डोंट लाइक इट। आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए। इनाया रोते हुए ही वाईके से बोली। वाईके ने इनाया को दूर झटका और अपने बालों को नोचते हुए बोला, आहा, मैं क्या करूं तुम्हारा। फिर एक झटके में इनाया को पकड़ा और तुरंत उसके होठों को अपने होठों में दबोच लिया। फिर बड़े ही बेरहमी से उसके लिप्स पर किस करने लगा। वाईके के इतना बेरहमी से किस करने के कारण इनाया को अपने होठों में बहुत दर्द हो रहा था, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो चुपचाप खड़ी थी। वही वाईके किस करते हुए ही इनाया को उसके कमर से पकड़ उसे उठा लिया। फिर वो उसे लेकर सोफे पर गया और सोफे पर ही लिटा दिया। वाईके इनाया के दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसा लिया। वो अभी भी इनाया के लिप्स पर बड़े ही बेरहमी के साथ किस किए जा रहा था। काफी देर बाद जब इनाया की सांसें बुरी तरह से फूलने लगी, तब वाईके ने इनाया के होठों को छोड़ा। इनाया तेज तेज गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वाईके अब इनाया के कॉलर बोन और क्लीवेज पर अपने होंठ चलाने लगा। फिर वो एक झटके में इनाया के कपड़े को फाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसके फटे हुए कपड़े फर्श पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। अब इनाया सिर्फ अपने गारमेंट्स में थी और वो बुरी तरह से कांप पर थी। उसके कांपते हुए शरीर को देख वाईके कसकर उसके कमर को दबोच लिया, जिससे इनायत चिहुन को थी। अब वाईके का हाथ इनाया के थाई पर घूम रहे थे। इनाया की बॉडी वाईके को अट्रैक्ट कर रहे थे। वो पूरी तरह से इनाया में डूब गया था। वही इनाया की आंखों के कोने से आंसू गिर गए थे। उसे इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। वाईके बहुत ही ज्यादा वाइल्ड हो गया था, पर वाईके को इनाया के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने कपड़ों को भी निकाल कर फर्श पर फेंक दिया और एक झटके में इनाया में समा गया। अब उस रूम में इनाया के तेज तेज सिसकियों की आवाजें गूंजने लगी। वाईके बड़े ही फोर्सफुली इनाया के साथ इंटीमेट हो रहा था। कहने के लिए तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, पर वाईके का बिहेव इनाया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इनाया उसके लिए सिर्फ एक नीज पूरी करने के लिए थी, जिसके लिए उसने इनाया से शादी किया था। वाईके लगातार इनाया के साथ इंटीमेट होता रहा। ऐसे ही दर्द भरी रात बीत गई। अगली सुबह विंडो से छन कर आ रही सूरज की किरणें जब बेड पर सो रही आकृति के खूबसूरत चेहरे पर पड़े, तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। वही अद्विक जो कि पहले से ही जगा हुआ था और वो एक तक गहरी नींद में सो रही आकृति के खूबसूरत चेहरे को निहारे जा रहा था। जैसे ही अद्विक ने देखा कि आकृति की आंखें खुलने वाली है, तो वो झट से बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर सोने की एक्टिंग करने लगा। आकृति धीरे धीरे अपनी आंखें पूरी तरह से खोली, तो पहले खुद को अनजान जगह देख चौंक गई, पर तभी उसे अपने पेट पर कुछ भार सा महसूस हुआ। वो अपने चेहरे को दूसरे साइड करके देखी, तो अद्विक उसके बगल में सो रहा था। अद्विक को अपने इतने करीब देखकर आकृति को कल रात का सारा सीन याद आ गया। वो सब याद कर आकृति शर्माने लगी और एक बार फिर से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। फिर वो ध्यान से अद्विक के चेहरे की तरफ देखने लगी। अद्विक के माथे पर बिखरे बालों को देख वो धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर उन्हें पीछे करते हुए धीरे से बोली, सोते हुए आप बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। जी करता है अभी आपको अपनी बाहों में भरकर आपके होठों पर किस कर लूं।
तो किस कर लो ना वाइफी। किसने मना किया है तुम्हें? वैसे तुम्हारा ही हूं मैं। अचानक से अद्वैत की आवाज सुन आकृति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो हैरानी से अद्वैत की तरफ देखते हुए बोली, आप जग रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है वाइफी कि मैं जग रहा हूँ या सो रहा हूँ? अद्वैत अपने आंखें खोल आकृति की तरफ देख एक आई ब्लिंक करते हुए बोला। फिर आकृति को कमर से पकड़ खुद से चिपका लिया। वही अद्वैत के ऐसे पकड़ने पर आकृति सीधे अद्वैत के सीने से आ लगी थी। छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? सुबह हो गई है और हमें वापस भी तो जाना है। आकृति अद्वैत के हाथ को अपने कमर पर से हटाने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली। वही अद्वैत की नीली गहरी निगाहें आकृति पर टिके हुए थे। वो आकृति के लाल गालों को देख हल्का मुस्कुराया, फिर उसे खुद के और करीब कर बिल्कुल चिपका लिया। इतनी भी क्या जल्दी है वाइफी? अभी मॉर्निंग हुई है, तो क्या सुबह सुबह अपने हस्बैंड को कुछ नहीं दोगी? जैसे कि कुछ मीठा सा। अद्वैत आकृति की तरफ देखते हुए उससे बोला। वही आकृति शर्म से अपनी नजरों को नीचे झुकाए हुए बोली, क्या कर रहे हैं? छोड़िए, हमें लेट हो रहा है। वैसे कल रात भी हम लोग घर नहीं गए, तो सब क्या कहेंगे कि हम कहाँ हैं? आकृति की बात सुन अद्वैत तुरंत उसे लेकर पलट गया। अब आकृति नीचे थी और अद्वैत उसके बिल्कुल ऊपर आ गया और आकृति के चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं वाइफी, बिना कुछ लिए तो मैं ऐसे नहीं मानूंगा। और अगर तुम नहीं दोगी, तो मुझे खुद ही अपनी मॉर्निंग को खुशनुमा बनाना होगा। इतना बोल अद्वैत तुरंत आकृति के लिप्स को अपने लिप्स में ले लिया। आकृति हैरान रह गई थी। वहीं अद्वैत बड़े ही सॉफ्टली उसके लिप्स पर किस कर रहा था। आकृति ने ध्यान दिया तो अभी वो दोनों ही नेकेड थे। ये सोचकर आकृति की हालत खराब हो गई क्योंकि अद्वैत बिल्कुल उसके ऊपर आ गया था। वही अद्वैत किस करते हुए ही आकृति के उभारों पर खुद के सीने को रब कर रहा था, जिससे आकृति और भी बुरी तरह से लाल हो गई थी। अद्वैत आकृति की लिप्स पर किस करने के बाद आकृति के कान पर किस किया और उससे बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। पर तुमने मुझे मॉर्निंग किस नहीं दिया, तो उसकी पनिशमेंट तो बनती है ना। इतना बोला अद्वैत तुरंत ही आकृति में समा गया, जिससे आकृति की पकड़ अद्वैत के कंधे पर कस गए। वो अद्वैत के कंधे को कसकर पकड़ी हुई थी। वो अब अद्वैत के साथ इंटीमेट होने लगा था। अब आकृति की तेज सांसों की आवाजें पूरे रूम में गूंजने लगे। वाइफी यू आर सो सॉफ्ट। तुम्हें देखकर मेरा मन नहीं भरता और मैं खुद को रोक नहीं पाता तुम्हें प्यार करने से। इतना बोलते हुए अद्वैत एक्साइटमेंट से आकृति के साथ इंटीमेट होने लगा। वही आकृति की भी पकड़ अद्वैत के पीठ पर कसते जा रहे थे। ये सिलसिला करीब 2 घंटों तक चला। 2 घंटे बाद रूम में बिल्कुल शांति फैल गया। अद्वैत आकृति से दूर हुआ। आकृति थकान के कारण अपनी आंखों को बंद कर लेटी थी। अद्वैत खड़ा हुआ और वही रखे टॉवल को खुद की कमर पर लपेट लिया। फिर नीचे झुककर तुरंत आकृति को अपनी बाहों में उठा लिया। आकृति ने जब ये देखा कि अद्वैत ने उसे ऐसे ही नेकेड अपनी बाहों में उठाया है, तो वो शर्म से अद्वैत के सीने में अपने सिर को छिपा ली। ये देख अद्वैत मुस्कुराते हुए बोला, वाइफी मुझसे कैसी शर्म? मैंने तो तुम्हारे बॉडी के हर एक पार्ट्स को देखा ही नहीं, छुआ भी है और उसे अंदर तक फील भी किया है। चुप रहिए, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? आकृति अद्वैत के सीने पर अपने हाथों से मारते हुए बोली। तो अद्वैत हंसकर बोला, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। वाइफी, अब मैं तुमसे शर्म करूंगा तो बेशर्मी किसे दिखाऊंगा। इतना बोलते हुए अद्वैत वॉशरूम में आया और आकृति को बाथटब में लिटा दिया। फिर खुद भी आकर उसके साथ बाथटब में बैठ गया। अद्वैत आकृति को अपने हाथों से नहलाया, फिर उसे बाथरोब पहना दिया। उसके बाद खुद भी शावर लेकर टॉवल को अपने कमर में लपेटा और आकृति को अपने गोद में लिए रूम में वापस आ गया। वह धीरे से आकृति को बेड पर बिठाया और बोला, वाइफी आर यू ऑक? तुम ठीक तो हो ना? आकृति अपने झील जैसी आंखों से अद्वैत की तरफ घूर कर देखी और फिर मुंह फुला कर बोली, मुझे पेन हो रहा है और इसके रीजन सिर्फ आप है। अद्वैत हल्का मुस्कुराया। आकृति उसे इस वक्त इतनी प्यारी लग रही थी कि उसका जी कर रहा था कि वो एक बार फिर से आकृति को बहुत सारा प्यार करे। पर उसे पता था कि अगर वो दोबारा ऐसा करता है
तो उसकी क्यूट सी वाइफ उससे बहुत नाराज हो जाएगी। इसलिए वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया और बड़े ही प्यार से उसके लिप्स पर किस करके उठा। फिर उसे एक ड्रेस ला कर दिया। आकृति उस ड्रेस ले ली। अद्विक चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े पहनकर कुछ देर में बाहर आया। अब तक आकृति भी ड्रेस चेंज कर चुकी थी। फिर अद्विक ने दोनों के लिए ब्रेकफास्ट मंगवाया। अद्विक अपने हाथों से आकृति को ब्रेकफास्ट कराया और उसे एक पेन किलर खाने के लिए दिया। कुछ देर बाद दोनों ही वहां से बाहर निकली। दोनों होटल रूम से बाहर आई और अपने कार में बैठकर वहां से आगे बढ़ गए। उनके कार के जाते ही वहीं होटल की एक साइड कॉर्नर में छुपा एक आदमी बाहर आया। उसके हाथों में फोन था। वो तुरंत किसी को कॉल किया और कॉल पिक होते ही वो आदमी बोला, वो दोनों यहाँ से निकल चुके हैं। उस आदमी के बोलने पर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उस आदमी ने ओके बोला और कॉल कट कर दिया। फिर वो आदमी वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ अदिति की जब आंखें खुली तो वो खुद को रूम में अपने बेड पर पाकर बहुत हैरान थी। उसे याद आया कि कल रात तो वो झूले पर बैठकर चांद को देख रही थी और वही देखते हुए वो कब सो गई, उसे खुद पता नहीं चला। फिर वो रूम में कब आई, वो ये सोच रही थी। उसे लगा कि कहीं कल रात उसके सोने के बाद कोई आया तो नहीं था और उसे रूम में तो लेकर नहीं आया। पर फिर वो अपने सिर को झटकते हुए खुद से ही बोली, नहीं, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। लगता है मैं खुद ही नींद में रूम में आ गई होंगी। मुझे याद नहीं आ रहा है। इतना बोल अदिति बेड पर से नीचे उतरी और वॉशरूम की तरफ चली गई। वही बालकनी में एक साइड छिपकर खड़ा रक्षित यह सब कुछ गौर से देख रहा था। वो अभी तक वहां से गया नहीं था, क्योंकि अदिति को अपनी बाहों में लिए सोने के कारण उसे भी काफी गहरी नींद आ गई थी और अभी कुछ सेकंड पहले ही उसकी आंखें खुली थी। इसलिए वो अदिति के उठने से पहले ही तुरंत बालकनी में जाकर छिप गया था। थैंक गॉड मैं सही टाइम पर यहाँ आकर छिप गया, वरना अब तक तो ये शेरनी मुझे खा ही जाती। ना जाने ये इतने गुस्से वाली क्यों हो गई है। पहले तो ये कितनी स्वीट और मासूम सी थी। रक्षित वॉशरूम की डोर की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन बोला, पर तभी कुछ याद कर वो बोला, नो, ये स्वीट और मासूम तो कभी नहीं थी। वो सिर्फ मेरे सामने स्वीट बनकर रहती थी, वरना ये तो शुरू से ही खूंखार शेरनी की तरह थी। तभी तो हर वक्त ये मेरी बहन को बचाती थी और इतनी अदा पर तो मैं फिदा था। इतना बोल रक्षित मुस्कुराने लगा। फिर वो बालकनी से नीचे की तरफ छलांग लगाया और 2 बार में ही वो नीचे उतर गया। फिर एक नजर वो ऊपर की तरफ देख वहां से तुरंत बाहर की तरफ निकल गया। वही दूसरी तरफ ऋतिक अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ क्यूब को ठीक कर रहा था। उसने अपने डैड से कह दिया था कि वो कुछ दिन आराम करे, तब तक वो काम संभाल लेगा। तो उसके डैड भी मान गए थे, पर ऋतिक का तो कुछ और ही प्लान था। वो अपने चेयर पर बैठे हुए क्यूब को ठीक करते हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसके केबिन के डोर पर नॉक हुआ, जिससे ऋतिक के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गए। वो अपना लैपटॉप ऑन कर तुरंत अपने कोल्ड वॉइस में बोला, कमिंग। डोर ओपन होते ही एक लड़की अंदर आई। वो कोई और नहीं, मेघा थी। उसके हाथ में एक फाइल था। वो फाइल को ऋतिक की तरफ बढ़ाते हुए बोली, सर, ये मेरे सर ने भिजवाया है, इसमें सारी डिटेल्स है। ऋतिक एक नजर उस फाइल की तरफ देखा और उस फाइल को एक साइड रख दिया। फिर उसकी नजर मेघा पर गई। मेघा इस वक्त सिंपल सी पिंक कलर की लॉन्ग कट वाली कुर्ती और नीचे ब्लू जीन्स पहन रखी थी। उसने अपने लंबे बालों का एक पोनीटेल बना रखा था। उसके चेहरे के एक साइड पर बालों की एक लंटे बार बार उसे परेशान कर रहे थे, जिन्हें मेघा बड़े ही प्यार से अपने कान के पीछे कर देती। मेघा ने अपने कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स पहन रखे थे और होठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी। आंखों में काजल लगाए हुए मेघा बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेघा की बड़ी बड़ी आंखों को देख ऋतिक मदहोश हो रहा था। वो चेयर पर से उठा और मेघा की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। ऋतिक को अपनी तरफ आते देख मेघा घबरा गई और वो अपने कदमों को पीछे की तरफ ले जाने लगी। वहीं मेघा जितना पीछे जाती, ऋतिक उतना ही अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता। मेघा पीछे जाते हुए वॉल से जाकर टिक गई। वही ऋतिक तुरंत उसके बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। ऋतिक को अपने इतने करीब देख मेघा डर गई
और अपने घबराए हुए निगाहों से उसे देखते हुए बोली, सर ये आप क्या कर रहा है? क्यों, क्या मैं अब तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता? तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी हो। जैसे ही ऋतिक ने ये कहा, मेघा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और उसी तरह ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, सर ये क्या बोल रहे हैं आप? लगता है आपका दिमाग सही नहीं है। हटिए दूर मुझसे। इतना बोल मेघा ऋतिक को खुद से दूर कर वहां से जाने लगी। पर तभी ऋतिक उसकी कलाई को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। मेघा अब ऋतिक के बिल्कुल करीब आ गई और सहमी हुई निगाहों से ऋतिक की तरफ देखने लगी। तो ऋतिक उसके होठों के करीब बढ़ने लगा, जिससे मेघा कांप रही थी। वहीं ऋतिक मेघा के कांपते हुए होठों की तरफ देखकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा दिमाग भी बिल्कुल ठीक है। पर लगता है उसे दिन की बातें तुम भूल गई हो, तभी तो आज तुम ऐसे बातें कर रही हो। देखिए सर, मैं कोई भी बात याद नहीं रखती। मैं यहाँ सिर्फ अपने जॉब के कारण हूँ। मेरे सर ने मुझे यहाँ उस प्रोजेक्ट के लिए भेजा है, ताकि मैं आपके साथ उस प्रोजेक्ट पर काम कर सकूं। वरना मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और आप छोड़िए, मुझे मुझे बहुत काम है। मेघा ऋतिक से खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगी। काम तो मुझे भी है, पर फिर भी मैं तुम्हारे करीब हूँ ना, तो तुम ऐसे क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? मेघा थोड़े गुस्से से बोली, आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आपका काम आपके एम्प्लॉय कर देंगे। पर मैं नहीं करूंगी तो मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। और अगर मैं दूर ना जाऊं तो क्या करोगी तुम? मेघा ऋतिक की बात सुन ऋतिक के सीने पर अपने हाथों का मुक्का बनाकर उसे मारते हुए बोली, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मेघा की बात सुन ऋतिक के होठों पर एक स्माइल आ गए और वो उसी तरह स्माइल करते हुए तुरंत मेघा की कलाई को पकड़ा और खुद से चिपकाते हुए बोला, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो। देखिए, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। उस रात मैं नशे में थी और होटल रूम में वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। पर प्लीज आप उस रात को एक वन नाइट स्टैंड समझकर भूल जाए। और वैसे वो सब आपके लिए कोई नया तो नहीं होगा, तो प्लीज जस्ट लीव मी। पीछा छोड़िए मेरा। मेघा का ये बोलना ऋतिक को चुभ गया। उसे अब बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वो मेघा के गालों को कसकर पकड़ा और उसे वॉल से लगाकर खड़ा कर दिया। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, भूल जाऊं कैसे, कैसे भूल जाऊं? वो मेरा फर्स्ट टाइम था और तुम्हारा भी, तो मैं तो नहीं भूल सकता और ना ही मैं तुम्हें भूलने दूंगा। समझी तुम? इतना बोल ऋतिक तुरंत मेघा के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया और बड़े ही बेदर्दी से उसके होठों को चूमने लगा। ऋतिक ऐसा करने से मेघा को अपने होठों पर बहुत पेन हो रहा था, पर ऋतिक था कि वो अभी इतना गुस्से में था कि उसे कोई होश नहीं था। वह मेघा के होठों को बुरी तरह से घायल कर रहा था। वही मेघा छटपटाते हुए खुद को छुड़ा रही थी, पर वो ऋतिक से दूर नहीं हो पा रही थी। ऋतिक किस करने के साथ साथ उसके होठों पर तेज से बाइट भी कर रहा था, जिससे मेघा के सॉफ्ट होठों से ब्लड निकलने लगा था। जब ऋतिक को अपने मुंह में कुछ अलग सा टेस्ट महसूस हुआ, तो वो मेघा के होठों को छोड़ दिया। उसकी नजर मेघा के होठों से होते हुए मेघा के चेहरे पर चले गए, जो कि पूरे आंसुओं से भरे हुए थे। मेघा की आंखों से झरझर करके आंसू गिर रहे थे। ये देखकर ऋतिक के सीने में एक दर्द सा महसूस हुआ। वो तुरंत मेघा के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लिया, फिर उसके सिर से अपना सिर जोड़कर बड़े प्यार से बोला, सॉरी सॉरी ना बेबी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने गुस्से में तुम्हें हट कर दिया। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर किया। वही मेघा ऋतिक की बात सुन उसे एक झटके में खुद से दूर धकेल दी और चिल्लाकर बोली, मिस्टर ऋतिक खन्ना, भगवान के लिए मुझे बख्श दीजिए। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं। उस रात जो हुआ मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। लेकिन अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि उसे रात की बातें भूल जाए और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। इतना बोल वो रोते हुए तुरंत केबिन का डोर ओपन किया, फिर वहां से भागकर सीधे वॉशरूम में चले गए। मेघा के जाते ही ऋतिक गुस्से से अपने केबिन के सारे सामान को तोड़ने फोड़ने लगा। वो टेबल पर रखे सारे सामान को फर्श पर फेंक दिया
और कसकर अपने बालों को नोचते हुए बोला, क्यों आखिर क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम इस तरह से मेरा सुकून मेरा चैन सब कुछ छीन कर ऐसे मुझसे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो मेरा होना ही होगा। मिस मेघा राजपूत। ये सब बोलते हुए ऋतिक की आंखें लाल थी। उसका चेहरा सख्त हो गया था और उसके हाथों के नसें उभर आए थे। वही मेघा वॉशरूम में आकर डोर से टिककर खड़ी हो गई। वो अपने चेहरे को दोनों हाथों से कवर करके फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे बार बार ऋतिक का करीब आना, उसकी बातें सब कुछ उसके कानों में चल रहे थे। पर तभी उसे कुछ याद आया कि कैसे आज वो जब ऑफिस आई, उस समय कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। आजकल ऋतिक सर ऑफिस आने लगे हैं। लगता है उनका उनकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। तभी दूसरी लड़की बोली, हाँ ये सच में सर भी ना आए दिन लड़कियों के साथ एंजॉय करते हैं। तभी वो पहली लड़की बोली, हाय, काश सर कभी मेरे पर भी उनकी नजर जाती। मैं तो तरस गई हूँ। एक बार ही मुझे पीछे मुड़कर देख ले, तो मैं उन्हें अच्छे से सेटिस्फाइड करूंगी। ये सुनकर दूसरी लड़की बोली, यार ये बात तो तूने सच कहा। अगर मुझे भी एक रात के लिए भी मिल जाए, तो मेरी लाइफ ही बदल जाए। ये सब मेघा ने सुन लिया था और लड़कियों की बातें सुनकर मेघा को बहुत दर्द और तकलीफ हुई थी। इन सब बातों को सोचते हुए मेघा अपने चेहरे पर पानी के छिंटे मारी और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, नहीं मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। मैं इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं इस तरह से सर की बातों में नहीं आ सकती। मुझे अब ये पता चल चुका है कि वो एक प्लेबॉय है और मैं उनके लिए खिलौना नहीं बन सकती। मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। ये कहते हुए मेघा गहरी गहरी सांसें ली और खुद को नॉर्मल कर वॉशरूम से बाहर निकली। फिर सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ गई और अपने केबिन में जाकर बैठकर अपना काम करने लगी। वही दूसरी तरफ अद्विक और आकृति दोनों मेंशन पहुंच गए। वहां पर सभी लोग ब्रेकफास्ट करके हाल में बैठे हुए थे। जैसे ही सबकी नजर अद्विक और आकृति पर गई, तो सब एकटक बस उन दोनों को घूर रहे थे, क्योंकि वो दोनों मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे थे और दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में थे। सब लोग कभी एक दूसरे की तरफ देखते तो कभी उन दोनों की तरफ। जैसे ही अद्विक और आकृति को यह एहसास हुआ तो आकृति जल्दी से अपने हाथ को अद्विक के हाथ से छुड़ाकर उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। वहीं अद्विक को ये अच्छा नहीं लगा। वो सबके सामने ही आगे बढ़कर आकृति के हाथ को पकड़ लिया और एक नजर सबकी तरफ देख गुड मॉर्निंग बोला। फिर आकृति के साथ वहां से सीढ़ियों से होते हुए रूम की तरफ बढ़ गया। वही उन दोनों के ऐसे जाने के बाद दादाजी और विजय जी एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुराने लगे। दादाजी विजय जी की तरफ देखकर बोले, आखिरकार इस बेवकूफ को अकल तो आई। ये सुनकर विजय जी हंसते हुए बोले, जी पापा आप सही बोले। अब इस लड़के को थोड़ी अकल आई और अपनी वाइफ की कदर करने लगा। वैसे भी बहुत दिनों बाद आज आकृति बेटा के चेहरे पर स्माइल दिख रही है। सच में बहुत खुशी हुई ये देखकर दादाजी भी मुस्कुरा दिए। वही सुनैना जी गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए बैठी थी। विवेक के भी चेहरे के भाव कुछ ठीक नहीं थे। वो भी अपने दांत पीस रहा था। उससे अद्विक और आकृति की करीबी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आकृति रूम में आए और सीधे वॉशरूम में भाग गई। अद्विक आकृति को ऐसे जाते देख मुस्कुरा उठा। फिर वो चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में वो तैयार होकर बाहर आया। वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को सेट कर रहा था। तभी आकृति बाहर आती है। वो अद्विक की तरफ एक नजर देख वहां से जाने लगी। अद्विक ने देखा तो आगे बढ़कर आकृति की कलाई को पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। आकृति हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए अद्विक को देख रही थी तो अद्विक हंसते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी? तुम्हें क्या लगा इस तरह से तुम भाग कर चले जाओगी? आकृति खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे और ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं ऐसे क्यों करूंगी? मैं आपसे डरती थोड़ी हूँ। अद्विक बोला, अच्छा क्या सच में? अद्विक आकृति के कमर को पकड़ खुद से चिपका लिया। आकृति अद्विक से बोली, अरे आपको ऑफिस जाना है ना, छोड़िए मुझे। हाँ जाना तो है, पर मैं जाने से पहले तुमसे कुछ चाहता हूँ।
आकृति उसे कंफ्यूज भरी नजरों से अद्विक को देखते हुए बोली, क्या चाहिए आपको मुझसे? अद्विक आकृति के चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, एक किस। आकृति अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए अपने झील जैसे गहरी निगाहों से अद्विक की तरफ देखने लगी। वही अद्विक की नीली आंखें आकृति के गुलाबी होठों पर ठहरे हुए थे। आकृति कुछ समझ पाती उससे पहले ही अद्विक एक झटके में आकृति के होठों को चूम लिया। अद्विक आकृति के होठों पर जोर से किस करके बोला, बाकी का रात में वाइफी। इतना बोल अद्विक प्यार से आकृति के माथे को चूम लिया और अपने लैपटॉप बैग को उठाकर रूम से बाहर चला गया। आकृति अद्विक को जाते हुए देख शर्मा के अपने चेहरे को दोनों हाथों में कवर कर ली। आकृति अभी रूम में बैठी हुई थी। उसी समय अदिति वहां आई और वह आकृति की तरह देखकर बोली, अक्कू कहीं चलते हैं ना? बहुत दिन हो गए हम कहीं गए नहीं। आकृति अदिति की बात सुनकर उससे बोली, ठीक है आदू। अदिति तुरंत बोली, हाँ हाँ मैं भी जाकर तब तक तैयार हो जाती हूँ। इतना बोलकर वो दोनों ही तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर आई और साथ में घूमने के लिए निकल गई। दोनों ही कुछ देर यहाँ घूमे, फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए चले गए। कुछ देर शॉपिंग करने के बाद आकृति अदिति से बोली, आदू चलना कुछ खाते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अदिति भी सिर हिलाकर बोली, हाँ ये सच में मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, चल कुछ अच्छा खाते हैं। इतना बोल वो दोनों रेस्टोरेंट में गई और अपना अपना ऑर्डर दे दी। तभी अदिति आकृति से बोली, अक्कू तू यहीं रह, मैं भी वॉशरूम से होकर आती हूँ। इतना बोल वो वॉशरूम के लिए चली गई। आकृति बैठी हुई थी कि अचानक ही कोई उसके सामने आकर बैठ गया, जिसे देखकर आकृति की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो गुस्से से सामने बैठे शख्स के देखकर बोली, तुम। आकृति के सामने इस वक्त कोई और नहीं टीना बैठी थी। उसके होठों पर एक स्माइल था। वही आकृति गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टीना आकृति की तरफ देखकर बोली, ये क्या बात हुई? तुम अपनी बड़ी बहन से इतने दिनों बाद मिली हो, तो इस तरह से बात करोगी? आप इसी लायक है, आपसे सही से बात करना आप डिजर्व नहीं करती। आकृति टीना को घूर कर देखते हुए बोली। इतना कहकर आकृति तुरंत उठने लगी। तभी टीना उसके हाथ को पकड़कर बोली, आकृति रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? आकृति तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए टीना से बोली। तभी टीना उससे बोली, हाँ मुझे पता है, पर मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें वो बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी टीना बोल ही रही थी कि तभी आकृति बीच में ही उसके बात को काटते हुए बोली, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी और ना ही कुछ सुननी है। सच कहूँ तो मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। इतना बोल आकृति तुरंत वहां से जाने लगी। ये बात अद्विक से जुड़ी हुई है। टीना की बात सुन आकृति रुक गई। वो पीछे मुड़कर टीना की तरफ देखने लगी तो टीना उसके पास आई और धीरे से उसके कान में बोली, अब क्या तुम अभी भी मेरी बात नहीं सुनोगी? कुछ देर बाद आकृति और टीना एक साइड बैठी हुई थी। वही अदिति अभी भी वॉशरूम में थी। क्योंकि वो वॉशरूम गई तो वहां पर काफी भीड़ था। वो वहां से वापस आने लगी कि तभी अचानक कोई उसके हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। अदिति पहले तो अचानक ऐसे किसी के खींचने पर डर गई थी, पर जैसे ही वो सामने खड़े शख्स को देखी तो उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसके सामने इस वक्त कोई और नहीं रक्षित था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से पढ़कर यहाँ लाने की? हिम्मत तो अभी तुमने देखी कहाँ है जान। हिम्मत तो बहुत है, पर बस कुछ सोचकर रुक जाता हूँ। रक्षित एक स्माइल के साथ बोला, छोड़िए मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी। अदिति खुद को रक्षित से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। तभी रक्षित अदिति को उसके कमर से पकड़ लिया और उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर अभी मैं अपने ऑफिस के जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए सोचा जाने से पहले एक बार अपनी जान से मिल लूं। रक्षित की बात सुन एक पल के लिए अदिति थोड़ा चुप हो गई। ना जाने क्यों रक्षित की बात सुन उसके दिल में एक हलचल सा होने लगा, पर फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, जाना है
तो जाए, मुझे क्यों बताने आए? आई डोंट केयर आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। रक्षित अदिति को ही देख रहा था। वो उसके चेहरे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे पता है जानकी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे बहुत पड़ता है। मैं कुछ दिनों तक कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना, बस इसलिए सोच रहा हूँ कि जाने से पहले अपने साथ कुछ निशानी लेकर जाऊं, कुछ ऐसा जिसे महसूस करके मैं कुछ दिनों तक रह सकूं। अदिति कंफ्यूज्ड नजरों से रक्षित की तरफ देख रही थी। वही रक्षित अदिति की होठों की तरफ बस एक तक देखे जा रहा था। वो अदिति के होठों की तरफ देखते हुए ही झुका और उसे अपने होठों में ले लिया। रक्षित के अचानक ऐसा करने से अदिति हैरान रह गई। वही रक्षित अदिति के होठों को कैप्चर कर धीरे धीरे उसे सॉफ्टली किस करने लगा। वही दूसरी तरफ आकृति और टीना दोनों आमने सामने बैठी हुई थी। आकृति टीना को घूर कर देखते हुए बोली, क्या बोलना चाहती हैं आप? जो भी बोलना है जल्दी बोलिए, क्योंकि मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी भी क्या जल्दी है, रुको अभी बताती हूँ। टीना इतना बोल अपने पर्स में से एक एनवेल्प निकाली और उसे एनवेल्प में से कुछ फोटोज निकाल कर आकृति के सामने रखते हुए बोली, ये है सच, सबसे बड़ा सच। आकृति सामने रखे फोटोज को बड़े ही कंफ्यूज भरी नजरों से देख रही थी। ये सब क्या है? आकृति टीना से पूछी तो टीना तुरंत बोली, ये बेबी है मेरा और अद्वैत का बेबी। व्हाट? क्या बकवास कर रही हैं आप? अब ये नया तरीका ढूंढी है आप हम दोनों को अलग करने का? आकृति गुस्से से बोली तो टीना रिलैक्स होकर चेयर पर बैठे हुए ही बोली, कोई झूठ नहीं है, ये रियलिटी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो रुको, मैं तुम्हारे अद्वैत के मुंह से ही सब सच बोलवा देती हूँ, फिर तो तुम यकीन करोगी ना। आकृति गुस्से से टीना को बोल रही थी। तभी टीना तुरंत अपना फोन निकाली और तुरंत अद्वैत के नंबर पर कॉल कर दिया। कुछ रिंग्स जाने के बाद कॉल पिक हुआ। तभी अद्वैत की आवाज आई। टीना ने स्पीकर ऑन करके फोन वही टेबल पर रख दिया था। क्या है टीना, क्यों कॉल किया है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कॉल मत करना। अद्वैत की गुस्से भरी आवाज सुनकर टीना तुरंत बोली, सॉरी, आई एम सॉरी। मैं तो हमारे बेटे के बारे में बात करने के लिए कॉल की थी। हमारा बेबी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, तो क्या तुम आज रात उससे मिलने आ सकते हो? तुम उसे समझा दो टीना कि उसे बताओ कि अभी डैड नहीं आ सकते, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? अद्वैत तुरंत बोला। ये सुनते ही आकृति हैरान रह गई। उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी टीना एक नजर आकृति की तरफ देखी और अपने होठों पर एक कुटिल मुस्कान के साथ आगे बोली, मुझे पता है अद्वैत बेबी कि तुम बहुत बिजी हो और अभी तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें अब अपनी वाइफ से प्यार हो गया है ना? ऐसा कुछ नहीं है टीना, तुम्हें तो पता ही है बड़ी मुश्किल से मेरी वाइफ मानी है। आकृति को मनाने में मुझे ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़े, पर आखिरकार वो मान ही गई और अब हम दोनों साथ हैं। अब मैं नहीं चाहता कि आकृति को हमारे बारे में कुछ भी पता चले, क्योंकि उसे वापस से मनाने का ड्रामा मुझसे और नहीं होगा और मैं मौका मिलते ही तुमसे और हमारे बेबी से मिलने आऊंगा। थैंक यू अद्वैत बेबी, थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि तुम इस तरह से मुझे नहीं भूल सकते। आई लव यू बेबी। टीना के बोलने पर दूसरी तरफ से अद्वैत की आवाज आई, आई लव यू टू। इतना बोलकर अद्वैत ने तुरंत कॉल कट कर दिया। टीना कॉल कट करने के बाद सामने बैठी आकृति की तरफ देखी और अपना फोन उठाकर उसे वापस से पर्स में रख दी। आकृति बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी। इसके साथ ही साथ उसकी आंखें नम हो गई थी, उसके होंठ कांपने लगे थे। उसकी ऐसी हालत देख टीना को तो बहुत मजा आ रहा था। वह खुश होते हुए मन ही मन बोली, कैसा लगा मेरी प्यारी बहना? लगा ना जोर का झटका धीरे से? वही आकृति अब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो बिल्कुल सुन्न हो गई थी। तभी टीना उसके हाथ पर अपना एक हाथ रख कर बोली, आई नो आकृति कि तुम्हें ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर सच्चाई यही है, 4 साल पहले अद्वैत को एक बिजनेस मीटिंग के लिए यूएस जाना पड़ा था। तब मैं भी अद्वैत के साथ गई थी। उसी समय हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और हम दोनों के बीच रिलेशन बना था। इतना बोल टीना चुप होकर आकृति की तरफ देखी, फिर आगे बोली, उसके कुछ दिन बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी।
अद्विक अपनी फैमिली से ये सब नहीं बता सका, क्योंकि उसकी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती थी। फिर जब वो बताने वाला था, तभी घर वालों ने तुमसे शादी फिक्स कर दी। इस कारण अद्विक किसी को कुछ बता ही नहीं पाया। और सच्चाई यही है आकृति की, अद्विक आज भी मुझसे ही प्यार करता है, तुमसे नहीं। वो तुम्हें सिर्फ एक जिम्मेदारी के तौर पर देखता है। तुम उसके लिए सिर्फ एक मजबूरी हो, तो प्लीज उसके लाइफ से चली जाओ और हम दोनों को सुकून से जीने दो। आकृति चुपचाप बैठी थी। वो बिना कुछ बोले उठी और तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। टीना आकृति की हालत देख मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आकृति को ऐसे जाते देख टीना तुरंत किसी को कॉल की और बोली, जैसा कहा है काम वैसा हो जाना चाहिए। इतना बोल वो तुरंत कॉल कट कर दी। अब मैं भी देखती हूँ अद्विक की, अब तुम क्या करते हो। तुमने मेरे प्यार को ठुकराया था ना, तो अब तुम देखोगे कि तुमसे तुम्हारा प्यार हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और बेचारी आकृति पर तुम्हें तो अब मेरे और अद्विक की लाइफ से जाना ही होगा। इतना बोलकर टीना हंसने लगती है। उसके होठों पर एक कृपी स्माइल आ गए। वही वॉशरूम में अदिति खुद को रक्षित से छुड़ाया, उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, कर लिया आपने मनमानी, जाए यहाँ से और मुझे भी जाने दीजिए। इतना बोलकर अदिति जाने लगी कि तभी रक्षित एक बार फिर से उसकी कलाई को पकड़ा और वो उसे उसी तरह अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अदिति की बैक रक्षित के सीने से जा लगा। रक्षित ने अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन को खुला छोड़ रखा था, जिससे अदिति का बैक रक्षित के खुले हुए सीने से टच हो रहा था, जिसे महसूस कर अदिति कांप उठी। उसके शरीर में एक तेज कट सा दौड़ गया। वो अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रिज हो गई थी। तभी रक्षित अदिति के बालों को समेटकर एक साइड कंधे पर रख दिया और खुद अपने चिन को उसके दूसरे कंधे पर रखकर अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ जान। तुम भी मुझे मिस करोगी या नहीं। अदिति कसम साते हुए रक्षित से बोली, छोड़िए मुझे और जाने दीजिए। बाहर आकृति मेरा वेट कर रही है। ठीक है मैं जाने दूंगा, पर एक बार मुझसे बोलो कि तुम मुझे मिस करोगी ना जान। अदिति अब इरिटेट हो गई थी। वो रक्षित के पैर पर अपने पैर से तेज से मारी, जिससे रक्षित के मुंह से निकला, आउच। उसे अदिति के ऐसे मारने से अपने पैरों में दर्द हुआ और उसकी पकड़ अदिति पर ढीले हो गए, जिसका फायदा उठाकर अदिति तुरंत रक्षित से दूर हुई और उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करिएगा। और आपको मैं भला क्यों याद करूं? आप मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूं समझे। अदिति गुस्से से बोली और तुरंत वहां से चली जाती है। वही रक्षित अदिति को जाते हुए देखकर बोला, मिस करोगी जान, तुम मुझे बहुत मिस करोगी और एक दिन तुम खुद मेरे पास तड़प कर आओगी, फिर मेरे बाहों में खुद सिमट जाओगी। इतना बोल रक्षित दूसरी तरफ से बाहर चला जाता है। वही टीना बाहर आती है। वो गुस्से में बस रक्षित को कोसे जा रही थी। वो टेबल पर आकर देखी तो वहां आकृति नहीं थी। ये देखकर अदिति चौंक गई। वो यहाँ वहां हर जगह आकृति को ढूंढने लगी, पर उसे आकृति कहीं नहीं मिली। तो फिर वो वही काम कर रहे एक वेटर से पूछी, क्या आपने मेरी फ्रेंड को देखा है? वो अभी यहीं बैठी थी। तभी वो वेटर बोला, मैडम आपके साथ जो आई थी, वो अभी कुछ सेकंड पहले ही रेस्टोरेंट से बाहर गई हैं। ये सुनकर अदिति थैंक यू बोली और जल्दी से भागकर रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ गई। वही आकृति बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप रोड पर चली जा रही थी। उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। बहुत सारी गाड़ियां आ जा रही थी, पर उसे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसके कानों में तो बस अद्विक की बातें चल रही थी। उसके आंखों के सामने उस छोटे बच्चे का फोटो आ रहा था। इसके साथ ही साथ उसकी आंखों के सामने अद्विक के साथ बिताए सारे पल एक एक करके आ रहे थे, जो कि अब उसे एक झूठ और फरेब लग रहे थे। आकृति की आंखों से बेतहाशा आंसू गिर रहे थे। वो बस बेख्याली में चली जा रही थी। उसी समय सामने से एक ट्रक तेजी से आगे बढ़ते हुए आकृति की तरफ आने लगा। आकृति को किसी चीज का कोई होश नहीं था। वो बस चुपचाप रोड पर आगे बढ़े जा रही थी। तभी वो ट्रक बहुत ही स्पीड में आकर आकृति को एक तेज की टक्कर मार देता है। जैसे ही उस ट्रक ने आकृति को टक्कर मारी, उसकी तेज चीख उस पूरे जगह पर गूंज उठी और आकृति हवा में उड़ते हुए कुछ दूर जाकर जमीन पर गिर गई। वो जमीन थोड़ी कच्ची थी,
उस पर चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े बिखरे हुए थे, जिस पर गिरने से आकृति के हाथ, पैर और सिर में उन पत्थरों से गहरी चोट लग गई थी। वहां गिरते ही आकृति तुरंत बेहोश हो गई। आकृति के आसपास चारों तरफ खून ही खून पूरे फैल गए थे। वहां से थोड़ी दूर पर खड़ी टीना ने जब अपने सामने का इतना भयानक नजारा देखा, तो उसके आंखों में एक अलग ही चमक आ गई और उसके होठों पर खतरनाक स्माइल थे। आकृति, अदिति की तेज आवाज आई। उस आवाज को सुनकर टीना तुरंत अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स पहनी और एक साइड छिप गई, ताकि अदिति उसे ना देख पाए। वही अदिति भागते हुए आकृति के पास गई, जो कि रोड पर बेजान सी पड़ी हुई थी। अदिति आकृति के पास जाकर तुरंत उसके सिर को अपने हाथ में लेकर बोली, अक्कुकु ओपन योर आइज। तुझे कुछ नहीं हो सकता। वही आकृति अपने अधखुली आंखों से एक नजर अदिति की तरफ देखी और फिर उसके हाथ झूल गए। ये देख अदिति बुरी तरह डर गई और वो तेज से चीखी, आकृति, अब क्या होगा? क्या आकृति बच पाएगी? और क्या टीना ने जो आकृति से कहा वो सच है, या फिर टीना कोई नया चाल चल रही है अद्विक और आकृति को अलग करने का? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहें रीबर्थ, माई हार्टलेस हस्बैंड, सिर्फ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी पर।